वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लगभग इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। कंप्लीट चैप्टर को हमने टॉपिक वाइज देखा। किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे कवर किया है। आज के इस वीडियो में हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। इससे लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। बहुत ही सिंपल वे पर आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को और देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? तो नाम आता है एलेक्स जेफरी का। 1984 में एलेक्स जेफरी ने पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। लेकिन भारत में इसको स्टार्ट करने वाले साइंटिस्ट अलग थे। डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वीके कश्यप ने भारत में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया था। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अब इस बात को समझो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। तो देखो, एक बार मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, तो मैंने पूछा बच्चों से कि भैया बताओ कौन कौन बता सकता है। तो एक बच्चे ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उसने कहा कि सर जो हम थंब लगाते हैं ना उसमें आधार कार्ड में, वही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो कि ऐसा बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे उस वक्त। तो ये नहीं बच्चा, ये थंब लगाना ही नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, देखो लगभग जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, उनमें लगभग 99% डीएनए जो होता है वो आपस में क्या होता है, मैच होता रहता है। लेकिन 0.1% से भी कम डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो सब में अलग होता है। ठीक है, और ये कोई थंब नहीं है। अगर मैं बात करता हूं थंब की, तो अगर तुम जल जाओगे तुम्हारा थंब पूरा चेंज हो जाएगा। जब तुम थंब लगाते हो ना, वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो या तुम जिंदा हो या मर गए हो, या तुम्हारा शरीर के कोई भी कोशिका मिल रही है, बाल मिल गया, नाखून मिल गया, कुछ भी मिल गया, वहां से मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकता हूं। हम कैसे करते हैं इसकी हम बात करेंगे। अभी केवल इतना समझो, लगभग सभी में 99% डीएनए क्या होता है, इक्वल होता है, समानताएं पाई जाती हैं। लेकिन 0.1% से भी कम, या हम कहेंगे 1% से भी कम डीएनए ऐसा रहता है जो अलग रहता है, एकदम से अलग रहता है, एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ठीक है, उसी डीएनए को हम पहचानते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूं कि सभी व्यक्तियों में, मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है कि डीएनए लगभग समान रहता है, लेकिन बहुत ही कम पार्ट ऐसे रहते हैं डीएनए के जो एकदम से अलग रहते हैं। मतलब हर एक व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती है इस डीएनए में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ। क्या कहते हैं बच्चा? पॉलीमॉर्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छी तरीके से टर्म को याद रखिएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फ कहते हैं और इसी पॉलीमॉर्फ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ये बात समझ में आई? एक बार डिफिनेशन पूछी गई, 12th की बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड आप ले सकते हैं। तो उसमें पूछा गया कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वो बताओ, डिफिनेशन बताओ। बच्चे नहीं बता पाए। ठीक है, यहां पर होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी अद्वितीय अनुवांशिक बनावट पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। सर ये अद्वितीय का मतलब क्या है? अद्वितीय का मतलब जो दूसरा ना हो। ठीक है, अगर तुम हिंदी में इसका संधि विच्छेद करोगे तो आएगा जो दूसरा ना हो। यहां पर यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो नीट और 12th को लेकर चल रहे हैं। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो मैं दोनों की बातें कर रहा हूं और दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको 12th नहीं अच्छा होगा तो नीट नहीं अच्छी होगी, मतलब नीट आप बायोलॉजी आप अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पूरा बेसिक हम लेकर चल रहे हैं, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर इसकी डिफिनेशन आती है तो आपको लिखना है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्वितीय अनुवांशिक बनावट होती है जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, ना कि प्रिंटिंग। प्रिंटिंग तो एक प्रोसेस हो गई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? अद्वितीय अनुवांशिक बनावट। अद्वितीय का मतलब होता है जो दूसरा ना हो, मतलब जिसके जो केवल तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, उसमें समानताएं नहीं मिलती है। ठीक, ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह देखना है कि सर जो आप ये अद्वितीय डीएनए कर रहे हैं, मतलब ऐसा डीएनए जो सब में अलग अलग है, उसको हम कैसे प्राप्त करते होंगे। तो देखो, मैं डीएनए ले लेता हूं, मैंने तुम्हारा डीएनए लिया, अच्छी तरीके से समझना है इस बात को। मैंने तुम्हारा डीएनए लिया और इसमें डाल दिया। ये मैंने क्या किया बच्चा, ये मैंने तुम्हारा डीएनए लिया था और इस बीकर में क्या किया, डाल दिया। अब मैं इसका सेंट्रीफिकेशन करवाता हूं। हिंदी में इसको बोलते हैं अपकेंद्रण। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण। ठीक है, इसको मैं हिंदी में अपकेंद्रण बोल देता हूं। अपकेंद्रण क्या होता है, घर में सभी ने देखा होगा, जब हम छाछ वगैरह को नहीं, अब छाछ निकालते हैं तो हम किसी चीज को बहुत ही स्पीड से हिलाते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, बहुत ही स्पीड से हिलाना है। जब हम इसको बहुत ही स्पीड से हिलाएंगे तो होगा क्या,
कुछ डीएनए का पार्ट नीचे एकत्रित हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? कुछ डीएनए का पार्ट नीचे एकत्रित हो जाएगा और कुछ ऐसा डीएनए रहेगा जो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। मतलब कुछ बहुत ही थोड़ी सी मात्रा इसकी पाई जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा। जो नीचे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं बल्क डीएनए। बल्क मतलब क्या होता है? भारी डीएनए होता है। और ये लगभग यही डीएनए ऐसा है जो 99% पर्सन में क्या पाया जा रहा है? सेम पाया जा रहा है। सब में क्या दिखा रहा है? सिमिलरिटी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखा दी गई है। लेकिन जो ये वाला डीएनए होता है जो ऊपर आया, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए क्या रहता है? इसी में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बच्चा? विभिन्नता पाई जाती है इसी डीएनए में। मतलब सैटेलाइट डीएनए से ही हम क्या करने वाले हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने वाले हैं। हमने सैटेलाइट डीएनए को कैसे प्राप्त किया मैंने आपको बताया। नॉर्मल डीएनए लेना है, उसका अपकेंद्रण करा देना, तेजी से हिला देना है। उससे होगा क्या? जो डीएनए है, जो नॉर्मल मतलब भारी वाला डीएनए, वो नीचे बैठ जाएगा और जो भिन्न है सबसे वो ऊपर आ जाएगा, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इस सैटेलाइट डीएनए को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होगा, भैया माइक्रो बड़ा कि मिनी। अच्छा, जिसको जिसको आता है वो बताए कि माइक्रो बड़ा होता है कि मिनी बड़ा होता है। ठीक है, सभी को कमेंट करनी है। सब लोग कर दिए कमेंट। अब मैं बताता हूं, देखो कमेंट आपने कर दिए ना, अब आंसर सुनना। नहीं किए तो एक बार वीडियो को पुश करो और जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, कर लिए? चलो ठीक है। अब मैं बताता हूं कि माइक्रो बड़ा होता है कि मिनी बड़ा होता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो, सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है? मिनी होता है। भैया मिनी मतलब तो छोटा होता है, तो बच्चा माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटे से भी छोटा होता है। तो अब मेरी बात समझना, सैटेलाइट को मैंने मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में डिवाइड किया। और किसके आधार पर डिवाइड किया, इस बात को याद रखना, 4 घटकों के आधार पर। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा। लंबाई के आधार पर, रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे पास सैटेलाइट डीएनए था। ये देखो, मैंने 2 सैटेलाइट डीएनए बनाए। ये क्या, मैंने 2 सैटेलाइट डीएनए बनाए। इसमें मैं न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा मतलब वो नाइट्रोजन बेस लगा देता हूँ। C लगा दिया, G लगा दिया, T लगा दिया। ठीक है, इसमें T लगा दिया, A लगा दिया, T लगा दिया, A लगा दिया, G लगा दिया, C लगा दिया। ठीक है, ये 2 है मेरे पास। अब दोनों को अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। मैंने इसको 2 पार्ट में, सैटेलाइट डीएनए को 2 पार्ट में किस आधार पर डिवाइड किया? मैंने आधार क्या देखा? न्यूक्लियोटाइड कितने लगे हुए। अभी मैं नाइट्रोजन बेस की बात करता हूं, नाइट्रोजन बेस कितने लगे हुए हैं। तो एक में नाइट्रोजन बेस कम दिख रहे हैं और एक में नाइट्रोजन बेस ज्यादा दिख रहे हैं। साफ साफ आपको देखने पर दिख रहा होगा। ठीक है, एक में नाइट्रोजन बेस कम है और एक में ज्यादा है। फिर मैंने क्या देखा? मैंने इनकी लंबाई। अब अच्छा, नाइट्रोजन बेस जिसमें ज्यादा है उसकी लंबाई ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और मैंने क्या देखा? और मैंने रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड देखा। मतलब कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं या नाइट्रोजन बेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बच्चा अगर तुम देखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है? TA, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसके आधार पर मैंने माइक्रो और मिनी में इसको डिवाइड कर दिया। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखो। अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट याद रखना पड़ता है माइक्रो और मिनी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। माइक्रो का मतलब होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट। अब देखो, यहां पर बच्चे टेंडम का मतलब नहीं समझ पाते। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, यहां पर जो इंग्लिश से मैं बातें लिख रहा हूं, क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं। नीट में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड वगैरह में भी इंग्लिश से आते हैं, तो इनको याद रखना। एनसीईआरटी ने इसको नहीं दे रखा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट टेंडम रिपीट की, तो टेंडम का मतलब होता है कि एक साथ रिपीट होना। अब मैं बताता हूं, देखो सपोज तुम्हारा स्कूल है, उसमें लाइन लगाई गई। लाइन में ऐसे एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की ऐसे खड़ा कर दिया गया। दूसरी लाइन में कैसे खड़ा किया गया? एक लड़का, फिर 4 लड़कियां, फिर ऐसे, मतलब कोई उसका वो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। तो जिनका सीक्वेंस होता है, एकदम सीक्वेंस बेवर चीजें होती है, वहां पर हम यूज करते हैं टेंडम। मतलब एक साथ रिपीट हो रही है चीजें। ठीक है, तो शॉर्ट टेंडम रिपीट मतलब यहां पर शॉर्ट होता है, तो बहुत ही शॉर्ट टेंडम रिपीट देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मिनी माइक्रो, मतलब सॉरी, अगर मैं बात करता हूं मिनी सैटेलाइट की, यहां पर मीनिंग गलत लिखी हुई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मिनी सैटेलाइट की, तो यहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट मिलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, दोनों के एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे होंगे। अगर आप पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप टेंडम रिपीट देखेंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? GA, सॉरी, यहां पर आपको क्या दिखेगा? GATA। ये 1 और 2 बार देखने के लिए मिला। लेकिन अगर आप वेरिएबल नंबर में देखेंगे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितने नंबर थे? GATA, GATA, GATA
और आगे भी GATA शायद देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 ये बहुत नंबर में हो सकते हैं, वेरिएबल नंबर इनका होता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं इनके बेस पेयर की, तो ये 2 से 6 बेस पेयर में होते हैं, जबकि ये लगभग 80 से 100 बेस पेयर में हो सकते हैं। वेरिएबल नंबर चलता है, मतलब काफी ज्यादा नंबर। मैंने तो यहाँ पर 2-3 बनाए, लेकिन ये काफी लंबा तक जाता है। ठीक है, तो और इसी VNTR हम इसको बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को हम VNTR बोल देते हैं। और इसी VNTR से हम क्या करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ये बात समझ में मेरी आ गई होगी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखना, मेरी बात को समझना, इसी में बहुरूपता पाई जाती है। किसमें बहुरूपता पाई जाती है भैया, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट जो होती हैं, इनमें बहुरूपताएं पाई जाती हैं। मतलब ये बहुरूपता का मतलब ये समझ सकते हैं, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर वर्ड यूज होता है विभिन्नता, तो ज्यादा अच्छा होता है, विभिन्नता आप लोग लिख लीजिएगा। इस पर क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के कारण क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। उत्परिवर्तन की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण ये जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है। एक ही रीजन है कि म्यूटेशन आया होगा तभी चेंजिंग हुई होगी। ठीक है, इसकी हम बात आगे करेंगे, भी पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के ऊपर। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर हम बात करते हैं आगे इसी की, तो मैंने ये बात पहले ही बता दिया है, लगभग मानव में 99% डीएनए समान होता है, लेकिन जो 1% डीएनए होता है या 1% से कम डीएनए होता है, उस पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये 1% से कम वाला डीएनए है बच्चा, ये जो 1% से कम वाला डीएनए है वो क्या है, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। ठीक है, हम यूज किसका करते हैं, हम मिनी सैटेलाइट का यूज करते हैं। मिनी सैटेलाइट में VNTR पाया जाता है, इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट पाए जाते हैं, इसीलिए हम VNTR का यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। बात समझ में आ गई इतनी, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है। अब देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ शरीर का चाहिए होता है। सपोज दैट कहीं क्राइम हो गया, अब जहां पर क्राइम हुआ वहां पर हम या तो उसके फिंगरप्रिंट देखें कहीं पर हो, या तो हमें बाल मिल जाए उसका, हमें वीर्य मिल जाए, हमें बॉडी की कोई भी सेल मिल जाए, हमें उसकी हड्डी मिल जाए, हमें उसका कपड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जिसमें कोई भी सेल हो, या वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हम वहां से डीएनए को निकाल लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, वहां से हमें डीएनए को निकालना है। अब देखो, सपोज दैट मैं क्राइम स्पॉट पर गया, मुझको वहां पर क्या क्या मिल गया, मुझको रक्त मिल गया, मुझको वीर्य मिल गया, मुझको बाल मिल गया, मुझको बॉडी की कोई सेल मिल गई, मुझको हड्डी मिल गई, इनमें से कुछ भी मिल जाए मुझको। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, नाखून वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, या लार वगैरह भी हो सकती है, उसने क्राइम के दौरान थूक दिया हो कहीं पर, ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो उसके कहीं पर उसने अपना हाथ डायरेक्ट टच कर दिया हो, उसका फिंगरप्रिंटिंग भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी मिल जाए, मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको सबसे पहले डीएनए का विदलन करना पड़ेगा। विदलन का मतलब होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सर इसको मुझको अलग करना पड़ेगा। सपोज दैट मुझको ब्लड मिला, तो मुझको ब्लड से सारी चीजें हटा देनी पड़ेगी, प्रोटीन प्लाज्मा वगैरह सब कुछ मैं हटा दूंगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को। लास्ट में मुझको वहां से क्या निकालना पड़ेगा, वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, डीएनए निकाल लूंगा। मेरी बात को अच्छी तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझको क्या करना है, मुझको डीएनए निकालना है। और डीएनए निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, विदलन बोलते हैं। मैं नोट्स आपको दे दूंगा, बाद में नोट्स भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मेरी बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने क्या किया, जब मुझको जो भी मिला, वीर्य मिल गया, रक्त मिल गया, बाल मिल गया, कुछ भी मिल गया, उससे मैंने क्या निकाला, डीएनए निकाला। सबसे पहले मुझको डीएनए कलेक्ट करना पड़ेगा, इसको मैं बोलता हूं डीएनए का विदलन करना, मतलब डीएनए को अलग करना, आइसोलेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैं क्या करने वाला हूं, डीएनए का पाचन करने वाला हूं। मुझको क्या करना है, इस देखो ये डीएनए जो है, ये डीएनए लगभग 90% 99% डीएनए तो क्या होगा, किसी काम का नहीं है, लगभग सब में सेम होता है। मुझको इससे निकालना है 0.1% वाला डीएनए अलग करना है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं डीएनए का पाचन करूंगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ब्रेक कर देना। डाइजेशन की आप डिफिनेशन पढ़ते होंगे कि छोटे छोटे अणुओं में क्या करना, ब्रेक करना। तो अब मुझको क्या करना है, डाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब अब मैं क्या करूंगा, डीएनए को छोटे छोटे अणुओं में क्या करूंगा, ब्रेक कर लूंगा। और ये भैया एक एंजाइम यहां पर आता है, एक एंजाइम का नाम आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी इसको हम बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसको हम आगे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। इसके और भी नाम होते हैं, क्या यूज होते हैं। इसको हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। हटाओ इसको, 1 मिनट बच्चा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आणविक कैंची। ठीक है,
अब मैं क्या बोलना चाहता हूं सर, कैंची पूरा लिख दो, चलो ठीक है लिख दिया। ठीक, अब आणविक कैंची के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आणविक कैंची का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है ना, डीएनए को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है छोटे छोटे खंडों में। अब इसने क्या किया, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिए, सामने दिख भी रहा होगा आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सब कुछ समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, डीएनए खंडों को पृथक करने वाले हैं। हमने क्या किया, डीएनए के खंड बना लिए। अब हमें क्या है, जो बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी वहां पर, इसको हमें अलग करना है। इसकी एक प्रोसेस चलती है, इसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें होता क्या है, इसमें हम एगेरिकस पॉलीमर जेल का यूज करते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम होता है, यहां पर हम बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने से होगा क्या, यहां पर एक तरीके का जेल भरा होता है, जो किसका होता है, एगेरिकस पॉलीमर जेल होता है, ये यहां पर भरा होता है। हम इसमें क्या करते हैं, डीएनए खंडों को डालते हैं। मैंने ये क्या किया, डीएनए खंडों को यहां पर डाल दिया। अब देखना, ये मैंने डीएनए खंडों को जो रेंडम अभी पड़े हुए, ठीक, ये सब क्या है, रेंडम पड़े हुए, कहां पर डीएनए फिंगर और बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, और छोटी छोटी चीजें मैं इसमें डाल रहा हूं, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है, जब मैं इसको चार्ज करूंगा, मतलब यहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक देना है, करंट देना है। जैसे मैं दूंगा तो होगा क्या बच्चा, जो इस पर चार्ज डेवलप होगा, एक तरफ निगेटिव होगा और एक तरफ क्या होगा बच्चा, एक तरफ पॉजिटिव होगा। अच्छा, सभी बच्चों को एक चीज तो पता होगी कि जो हमारा डीएनए रहता है वो निगेटिव रहता है, हिस्टामिन प्रोटीन के कारण ये निगेटिव रहता। तो होगा क्या बच्चा, ये जो डीएनए है ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। होगा क्या, ये जो डीएनए है ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा, और जितने भी डीएनए के खंड हैं वो यहां पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ एकत्रित हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, डीएनए के खंडों को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, पृथक्करण कर लिया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पर सेपरेशन हम यूज कर लेते हैं। हमने क्या किया, डीएनए खंडों को अलग कर लिया, और किसके जरिए अलग किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई। और जेल इलेक्ट्रिक फोरोसिस में क्या यूज किया, कौन सा जेल यूज किया, एगेरिकस जेल यूज किया। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इन खंडों को लिया, क्योंकि अभी ये जो खंड पड़े थे ये इस पर लिक्विड पर पड़े थे, और इसको ये भंगुर बोल देते हैं। भंगुर मतलब कमजोर होता है एक तरीके से। यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को अलग करना पड़ेगा। हमने इस डीएनए को लिया क्योंकि ये लिक्विड बेस पर जेल पर पड़े हुए थे, तो हमने इसको ठोस सतह पर स्थानांतरित किया। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग भी बोल देते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में 2 स्टेप होते हैं, हमें दोनों स्टेप को याद रखना है। पहला नंबर जो स्टेप आता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डीएनए खंडों को रासायनिक उपचार द्वारा सिंगल सीक्वेंस में या तो सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करना पड़ता है। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए थे। मेरे पास क्या थे बच्चा, डबल स्ट्रैंड डीएनए थे। मैंने पहले स्टेप में क्या किया, इनको सिंगल स्ट्रैंड बना दिया, रासायनिक विधि द्वारा इनको सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में पढ़ देंगे कैसे हम ब्रेक करते हैं। केवल जितना यहाँ पर एनसीईआरटी पर है उतना मेरी बात को समझो। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब इसी सिंगल डीएनए को हमने क्या किया, नायलॉन शीट पर स्थानांतरित कर दिया। नायलॉन शीट पर स्थानांतरित कर दिया इन्हीं सिंगल सीक्वेंस वाले डीएनए को, और ये नायलॉन शीट पर अच्छी तरीके से क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब ध्यान से समझना, मैं संकरण करवाऊंगा। ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से यहां पर क्या पड़े हुए हैं बच्चा, पहले से यहां पर सिंगल स्टैंड वाले डीएनए पड़े हुए हैं, लेकिन मुझको इन स्टैंड का पता नहीं कि कौन सा इसमें नाइट्रोजन बेस वगैरह होगा, क्या कैसा होगा, तो कुछ मुझको अभी नहीं पता। मैं क्या करूंगा, यहां पर संकरण करवाऊंगा। मैं डीएनए का एक खंड लूंगा और इसमें डाल दूंगा। अब सपोज दैट मैंने डीएनए का एक खंड लिया, टी था यहाँ पर सी था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फिर से हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर टी है। ठीक है, तो इस खंड को मैंने लिया और इस पर डाल दिया। और अगर मैंने इस पर इस खंड को डाला और इस पर इसमें बॉन्डिंग हो गई, ये डबल स्टैंड बन गया, तो मुझको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जो ऊपर वाला स्टैंड पड़ा होगा, कहीं ना कहीं जो ए है वो किसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है, वो टी के साथ बॉन्डिंग करता है, जी सी के साथ करता है, ठीक है, और टी ए के साथ करता है। मतलब मुझको स्टैंड का सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कौन कौन से नाइट्रोजन बेस इस पर पाए जा रहे हैं।
ये मुझको कहां से पता चलता है? संकरण के जरिए, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए पता चलता है। मैं डीएनए के खंड इस पर डालता रहता हूं, मैं देखता हूं कि कौन सा डीएनए इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और जैसे जैसे बॉन्डिंग होती रहती है, पहले मैं स्टडी करके डाल रहा हूं, मुझको पता है कि मैं क्या डाल रहा हूं, और जैसे बॉन्डिंग हो जाती है मुझे पता चल जाता है कि यहां पर यह सीक्वेंस पाया जाता होगा। और इसी सीक्वेंस में क्या होती है? विभिन्नता होती है। यहीं से मुझे पता चल जाता है कि डीएनए किसका है। ठीक है, ये संकरण प्रोसेस हो जाती है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं? इसके बाद मैं ऑटो रेडियोग्राफी करता हूं, एक्सरे की सहायता से नायलॉन शीट में एक्सरे डालता हूं और उनमें स्टडी करता हूं, देख लेता हूं अच्छी तरीके से, पता चल जाता है कि यहां पर क्या हो रहा है। ये पूरी प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चलती रहती है। इसकी नोट्स मैंने सामने लिख दी है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने अपने नोट्स में इस चीज को लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा पेज ये है और तीसरा पेज ये है। टोटल 10 पॉइंट है इसमें, 10 पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। कहीं पर किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल वो कमेंट कर सकता है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।